मॉर्निंग बच्चों आज हम पार्ट 9 पढ़ेंगे। दो ठन नान्हे कहानी, यानी कि इसमें छोटे छोटे दो कहानी दिए गए हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर पदमलाल पुन्नालाल बख्शी और यह छत्तीसगढ़ी कहानी है जिसको आज हम पढ़ेंगे। दो ठन नान्हे कहानी के भावला लेखक डॉक्टर पदमलाल पुन्नालाल बख्शी है छत्तीसगढ़ में अनुवाद करे हवे। हीरा और ओस के बूंद कहानी में बताए गए हैं। सुंदरई में त्याग के भावना घलो होना चाहिए। जेन अपन सुंदरई के घमंड करथे ओहा पथरा बरोबर कहे जाथे। ओहा काकरो काम नहीं आवे। कभू कभू छोटे से जिनिस घलो ह बड़ काम आथे, जेकर हृदय में दया माया के अमृत भरे रहथे। ओही ह सुघर होथे। महतारी के रतन कहानी में बताए गए है कि हर संतान ह अपन महतारी बाप के रतन बरोबर होथे। फिर लइका मन नहीं समझ सके और जौन दिन समझ जाथे वो दिन जिंदगी बदल जाथे। तो बच्चों इसमें दो कहानी बताया गया है और लेखक जो है उसको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किए हैं। हीरा और ओस के बूंद कहानी में बताए गए हैं, मतलब हीरा और ओस के बूंद की एक कहानी है और दूसरी महतारी की कहानी है। ठीक है, यानी कि महतारी के रतन। ठीक है, तो एक जो है हीरा और ओस की कहानी है जिसमें कि बताया गया है कि किस तरीके से त्याग की भावना होनी चाहिए। केवल सुंदरता का घमंड नहीं होना चाहिए। जो सुंदरता का घमंड करता है वो पत्थर के बराबर होता है, उसको पत्थर के समान समझा जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा चीज़ भी बहुत बड़ा काम कर देता है और उसमें दया माया की भावना होती है और वही जो है क्या कहलाता है, मतलब सुंदर या सुंदर व्यक्ति कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा कहानी जो है महतारी के रतन, उसमें बताया गया है कि माँ जो है, माँ और बाप, उसके लिए बेटा हमेशा क्या होता है, एक हीरे के समान होता है। और चाहे वह लड़का या बेटा जो है समझे या ना समझे, लेकिन जब तक वो बेटा समझ पाता है तब तक ज़िंदगी जो है बहुत बदल जाती है। तो इस तरीके से हम दो कहानी इसमें पढ़ेंगे, जिसमें पहली कहानी है हीरा और उसकी बूंद। हीरा ह जतका सुघर होथे ओतके महंगी घलो होथे। ऐसने सुघर और महंगी हीरा ल जंगल में परे परे गजब दिन बीत गे। ओकर ऊपर कोनो मनखे के नजर नहीं परिस, काबर के ओ हीरा के चारों खूट में कादी जाम गे रहे। कादी के एक ठन पत्ता है ओकर ऊपर उड़मे रहे। कादी के पत्ता में परे ओस के बूंद है बड़ नीक लागत रहे। जब हवा के मार कादी है हाले तब ओस के बूंद है मोती कस चमके लागे। ऐसे लागे जैसे हीरा मोती दोनों है एके जगह सकला गे हवे। ये झांकी ला देख के एक ठन बड़े जन झिंगुरा हा हीरा ला कहते, हे महाराज, मोर असन छोटे जीव के ऊपर तुहर कृपा बने रहे। अपन ला महाराज कहत सुन के हीरा हा घमंड में फूल गे। झिंगुरा हा फिर कहते, महाराज, कादी के ऊपर चमकैया जिनिस हा तुहर कोनो सगा सहोदर लागत है, ये कौन आए? ये बात ला सुन के हीरा के जीव बगिया गए। ओ रिस माँ झिंगुरा ला कहते, तोला मैं बुद्धमान समझत रहे, फिर तय तो नीचट भोकवा हस। अरे झिंगुरा, मोर कुल हा बड़ ऊंच हावे और ये ओस के बूंद में हा तो भिखमंगा आए। एखर पटंतर तय भोला देखत हवस रे। जा
भाग जा यहाँ ले, दोनों जन भिकमंगा आओ। हीरा के रिसला देख के झिंगुरा हंसक पका गए। आधा डर और आधा बल करके झिंगुरा ह कहते, महाराज मोला झीमा करो, तुमन जैसे सुघर तैसने यहू हा सुघर दिखते, एकरे कारण मैं पूछ पड़े। अतका कहते झिंगुरा ह कादी में लुकागे। उसके बूंद हीरा और झिंगुरा के गोठला कले चुप सुनत रही से। तो बच्चों, हीरा और उसके बूंद यानी कि हीरा और उसके बूंद में इसमें अंतर बता रहा है किस प्रकार का है। हीरा जो है जितना सुंदर होता है उतना ही महंगा भी होता है। और ऐसे ही एक हीरा को जंगल में पड़े पड़े बहुत दिन हो गया था। चारों ओर घास के उगने के कारण उस पर किसी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़ रही थी, है ना। तो वही घास के एक पत्ते पर ओस का एक बूंद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। हवा में जब घास हिले तब उसका बूंद मोती की तरह था। ऐसा लगता था जैसे हीरे और मोती एक ही जगह इकट्ठे हो गए हों। और इस दृश्य को देखकर एक बड़े झिंगुर ने हीरा से कहा कि यह चमकने वाला ओस का बूंद तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? तब क्योंकि यह भी तुम्हारे जैसा ही चमक रहा है। हीरा जो है झिंगुर की बात सुनकर बहुत नाराज हो गया और उसे भिकमंगा कहकर भगा दिया। उसने कहा कि तुम तो भिकमंगे हो, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हीरा क्या है और उसकी बूंद क्या है। दोनों में तुमको अंतर करने का नहीं आता है। तब उसने कहा कि वो उसकी बूंद से मेरा क्या मुकाबला, तुम उसकी बूंद से मुझे जो है तौल रहे हो, उसकी बूंद से मेरा मुकाबला कर रहे हो। और झिंगुर जो है वो हीरा की बात सुन करके क्या करता है, डर जाता है और डर कर वहीं पास के घास में छिप जाता है। उतके समय एक ठन बड़े जन चिड़ई हर आगास ले उड़ी, तीर टप ले उतरीस। पियास में ओकर टोटा है सुखागे रहीस। ओ हीरा ला ओस के बूंद समझ के अपन चोचला ओकर ऊपर मारिस। ता ओला अपन चोचला पखरा में मारे कस लागिस। ओ कहिस, अरे मैं तो एला उसके बूंद समझे रहे, ये तो पथरा बरोबस ठाहिर हीरा है आए। ये हा मोर पियास का बुझाही, एकर मोला कोनो जरूरत नहीं है। अब मोला बिगर पानी के मरनच परही। हीरा ये बात ला सुन के रिसागे। ओह चिड़ई ला कहिस, अरे चिड़ई काली के मरैया, तय आजे मर जा, तोर मरे ले दुनिया सुन नहीं हो जाए। उसके बूंदा दोनों के बात ला सुन के विचार कर इसकी ओकरे जीवन और सुघर है। धन्य होते जेन मन पर के खातिर अपन प्राण ला घलो त्याग देथे। उसके बूंदा चिड़ई ला कहथे, सुन चिड़ई भाई, मैं हा ओस के नानकुन बूंद आओ, मोला पिए ले तोहर प्राण बाँच जाही। तब मोर का नानकुन जीवन और मोती का सुघर धन्य हो जाही। उसके बूंद के गोठ ला सुन के चिड़ई हा कहथे, हाँ तही मोर प्राण ला बचा सकत हस, तय धन्य हस। अतका कही के चिड़ई हा ओस के बूंद ला अपन चोच ले अमर लिस और ओखर टोटा हा जुड़ाए कस लागिस और प्राण हा बाँच गे। झिंगुरा हा कादी में सबते ये घटना ला देखिस और सोचिस के एक के हृदय हा पथरा बरोबर कठोर है, त दूसर के हृदय हा माँ दया माया के अमृत भरे है। तो बच्चों, उसके बाद क्या होता है, झिंगुर जो है हीरा से डर करके वहीं पास के घास में छिप जाता है। और उसी समय एक प्यासी चिड़िया जो है उड़ते उड़ते वहाँ पर आती है और उसे जो है पानी के बूंद की
बहुत आवश्यकता होती है, उसे बहुत बड़ी जो है कि प्यास लगी रहती है, तो वो प्यास के लिए प्यासी तड़पते रहती है। तब उसने वो हीरा को ओस की बूंद समझ करके क्या करती है कि उस पर अपने चोंच को मारती है, और किंतु हीरा जो है ठोस होने के कारण उसे दर्द होता है, उसे चोट लग जाती है। तब उसने कहा, यह तो पत्थर के समान कड़ा है, यह मेरी प्यास क्या बुझाएगा। प्यास से तो मेरा प्राण ही निकल जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो इतना सुनते ही हीरा जो है घमंड से कहा, अरे चिड़िया, तुमको मरना है तो मर जाओ, तुम्हें कल मरना है तो कल मरने से अच्छा है कि तुम आज ही अभी मर जाओ, तुम्हारे मरने से दुनिया सूनी नहीं हो जाएगी। हीरा बहुत ही निर्दयी और घमंडी था, क्योंकि उसे सुंदरता का बहुत घमंड था। तो इसी तरीके से हीरा और चिड़िया की बात सुनकर ओस का बूंद जो है वो चुपचाप बैठा हुआ था। तब उसको नहीं रहा गया, तब ओस का बूंद जो है चिड़िया को प्यासी देख करके उसको बोलता है कि अपने प्राण और बलिदान देने के लिए क्यों सोच रहे हो। उसने चिड़िया से कहा कि यदि उसकी जान ओस की बूंद से बचती है तो वह इसके लिए तैयार है, यानी कि तुम मुझे ग्रहण कर सकते हो। तो प्यासी चिड़िया ने अपनी चोंच में क्या किया कि वो उसकी बूंद को उठाकर ले लिया और वहाँ से तृप्त होकर चली गई, यानी कि उसका गला जो है कि सूखा रहता है तो थोड़ा गीला हो जाता है। हालांकि वो उसकी बूंद जो है ज़्यादा नहीं रहती है, एक बूंद ही रहती है, लेकिन उतने से ही उसका गला जो है रिस जाता है। तो उसने मन ही मन सोचा, कौन इधर जो है झिंगुर क्या करता है कि घास में छिपा रहता है हीरा की वजह से डर के मारे, तो वो जो है वहीं से सब कुछ देखते रहता है। तब उसके मन में ये सवाल उठता है कि देखो चिड़िया जो है आई और उसको कितना प्यास लगा था, तो उसने मन ही मन सोचा कि एक हीरा जिसका हृदय जो है क्या है पत्थर की तरह से कठोर है, बहुत ही क्रूर है और बहुत ही घमंडी है, और दूसरी तरफ ओस की बूंद के अंदर कितना स्नेह भरा है, कितना अमृत भरा है, कितना प्रेम से वो बात करता है, और उन्हीं का जीवन जो है सुंदर और धन्य होता है, जो कि क्या करते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए या दूसरों की मदद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। ऐसे ही लोगों को सभी लोग पूछते हैं और ऐसे ही लोगों को भगवान भी अच्छा मानते हैं। तो ये कौन कह रहा है, झिंगुर। झिंगुर जो है छिपा हुआ था और उसकी बातों को सुन रहा था। तब झिंगुर जो है इस तरीके से बोलता है और सोचने लगता है कि हीरा की सुंदरता को देख करके लोग कितना खुश हो जाते हैं, लेकिन हीरा जो है किसी काम का नहीं होता है, और वहीं पर एक ओस की बूंद जो है कितना काम आई, किसी की प्यास को बुझा दी। इंसान को इसी तरीके से होना चाहिए, है ना। इंसान को किस तरीके से होना चाहिए, अपनी सुंदरता का घमंड इंसान को नहीं होना चाहिए, बल्कि घमंड किस चीज़ का होना चाहिए, मन की सुंदरता का होना चाहिए। आपका मन अच्छा है, आप दूसरों की मदद करने वाले हो, दूसरों के बारे में सोचने वाले हो, आप अपने बारे में भी सोचो लेकिन अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचो, तो ऐसे मन को और ऐसी सुंदरता को ही अच्छा माना जाता है, ना कि बाहरी दिखावट को। बाहरी दिखावा जो होता है वो किसी के काम में नहीं आता है। सुंदरता तो आप बाहर से चेहरे की दिखा दोगे, लेकिन अंदर से आपके मन में कोई सुंदरता नहीं है तो वो कभी किसी काम में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कहानी हीरा और ओस के बूंद। और बच्चों अब जो है हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, महतारी के रतन, यानी कि माँ का पुत्र, माँ का रत्न, माँ का हीरा। माधव बाबू के घर दुर्गा पूजा बड़ धूमधाम से मनाए जाए। माधव बाबू के परिवार वाला मने पर थोड़किन ज़्यादा तैयारी करे हवे। खेल तमाशा और नाचा पेखन ले घलो जोरा करत रहिन है। महल बरोबर मकान है, बिजली के बत्ती ले जगर जगर मगर करत रही से। सोन चांदी
आउ हीरा ले सजे नारी परानी मन आवत जात रहे। बिपिन ह माधो बाबू के पड़ोसी रह। एकरे सेती ओहू ह पूजा देखे बर आए रहिस, जहाँ सजे धजे नारी परानी मन ला देख के ओला अपन महतारी के सुरता आगे बाप ला बीते गजब दिन हो गए रहिस हे। बिपिन ला अपन बाप के सुरता घलो नहीं ए। बपुरी दाई ह बनी भूती कर के घर ला चलावत हे। ओहा सोचथे इहाँ सोन चांदी म लदाए नारी परानी मन हंसी ठट्ठा करत के किजरत हवय, अउ उहाँ बेचारी दाई ह बनी भूती म थके मादे आके मोर बर भात रांधत होही। कतेक अंतर हे दूनो घर म। बिपिन ह सोचे विचारे के उमर म पहुँचत रहिस। ओकर मन उदास होगे। माधो बाबू के घर के चकाचौंध म ओकर मन नहीं लागिस। ओहा घर लौट गे। तो बच्चों, ये है महतारी के रतन की कहानी। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक आदमी है माधो बाबू, उसी के घर के बारे में बताया जा रहा है और उसका पूरा कहानी इसमें दिखाया जा रहा है। तो माधो बाबू जो है एक बहुत ही धनी व्यक्ति था और उनके यहाँ प्रतिवर्ष जो है दुर्गा पूजा की बड़ी धूमधाम रहती थी। दुर्गा पूजा जो है उनके यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इस वर्ष भी उनके यहाँ पूजा से पहले अधिक चहल पहल ताम झाम जो है दिखाई दे रहा था। महल जो है, मकान सब बिजली की रोशनी से चमक रहे थे। बहुत सारी लाइट जो है यानी कि बिजली की रोशनी वहाँ पर लगी हुई थी। घर की औरतें जो है वो सब सी हीरा मोती से सोना चांदी की आभूषणों से सजी धजी इधर से उधर घूम रही थी। माधव बाबू ने पूजा उत्सव में खेल तमाशा और नृत्य का आयोजन करवाया था। यानी कि दुर्गा पूजा, सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो माधव बाबू जो है वहाँ पर पूजा में जो है पूजा के उत्सव में खेल तमाशा और नृत्य का यानी कि संगीत का कार्यक्रम रखवाया था। और बिपिन नाम का एक गरीब लड़का था जो माधव बाबू का पड़ोसी था, है ना। वह भी माधव बाबू के यहाँ पूजा उत्सव जो है देखने के लिए आया था। वहाँ की गहनों में सजी धजी नारियों को देख करके उसे अपनी गरीब मजदूर माँ की याद आ गई और वह जो है अपनी माँ के बारे में सोचने लगा। उसके पिता जो हैं उनको गुजरे यानी कि उनका निधन हुए बहुत दिन हो गए थे। तो उसे अपने पिता के निधन की बात याद भी नहीं थी और वह तब क्या करता है कि बहुत ही छोटा रहता है जिस समय उसके पिता का निधन हुआ था यानी कि मृत्यु हुई थी। उसकी माँ जो है दिन भर क्या करती थी, मजदूरी करके जो कुछ भी कमाती थी उससे अपना और अपने बेटे का गुजारा किया करती थी, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाती थी। दोनों घरों में बहुत ही अंतर था। तो यही सब जो है विपिन का मन जो है ये तमाशा देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और दोनों में वो अंतर कर रहा था कि एक गरीब परिवार है और एक धनिक परिवार है। तो इस तरीके से उसको देख करके उसका मन नहीं लगता है और वह उदास होकर महल के बाहर निकल जाता है और अपने घर चला जाता है, लौट जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पर देखो सब लोग किस तरीके से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सब लोग सोना चांदी पहन करके इतरा रहे हैं और एक तरफ मेरी माँ है जो बैठ करके भात दाल बना रही होगी, मेरे लिए खाना बना रही होगी। बिपिन के दाई चूल्हा तीर बैठे भात रांधत रह। गूंग वावत चूल्हा ला कभू निहार के फूकनी माँ फूकत घलो जाए। बिपिन के दाई के नज़र बिपिन ऊपर नहीं पड़िस। आज बिपिन के मन ह घर में घलो नहीं लागिस। ओहा उठिस और नदिया कोती निकल गइगे। धीरे धीरे संझा होए लागिस। सूरज के पिवरा किरण ह बादर ला वो सोन के पानी में पोत कस पिवरा दिस। बादर ह ऐसे लागे जैसे सोन बगरे हे। बिपिन ह सोचते कहूँ मैं बादर माँ चढ़े सकते त बोरा भर सोन सकेल के ला
लेते। मोर गरीबिन महतारी हा सुख के दिन ला देख लेतीस, फिर बादल में चढ़ना तो मुश्किल है। कोजनी केन हा अतेक सोन ला बादल में बगरा देहे, ओतके बेर ओला कोनो मनखे के आरो मिलथे। बिपिन हा लहू के देखते त ओहा अपन पाछू म माधो बाबू ला थारे पाथे। सगा मन ला जताके माधो बाबू हा थोड़ी हवा ले बर नदिया कोती निकले रहीस हैं। फिर क्या होता है कि वहाँ से बिपिन जो है घर चला आता है, बहुत उदास रहता है। और वो यहाँ बिपिन की माँ जो है चूल्हे पे भात जो है पका रही होती है घर पे। तो उसके पास चूल्हे जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी भी नहीं रहती है और घर में चूल्हे को धुआं का जो है पूरा धुआं भरा रहता था। उसकी माँ फूंक फूंक कर उसे जला रही थी। आज बिपिन का मन घर में नहीं लगा और वह क्या करता है, वहाँ से नदी की ओर चला गया। सांझ हो जाता है, यानी कि शाम हो जाती है। शाम के सूरज की किरण जो है आकाश में सोने के बादल के जैसी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि बादलों में सोना फैला हुआ है ना। तो वह सोचता है कि अगर मैं बादल में चढ़ जाऊं और जितना चाहे उतना सोना इकट्ठा करके ले आऊं, जिससे हमारी गरीबी जो है दूर हो जाएगी। लेकिन सोचता है कि बादल में चढ़ना तो असंभव है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। बादल में मैं किस तरीके से चढ़ूँगा। इसी समय पीछे से जो है किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तो उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे माधव बाबू खड़े रहते हैं, ठीक है, जिसके घर वो दुर्गा पूजा मनाने गया रहता है। वही माधव बाबू आकर के वहाँ पर खड़े रहते हैं। कस का बिपिन तय खेल तमाशा देखे बर नहीं गए? माधव बाबू हा पूछीन। गे रहे बाबू साहेब, फिर लौट के आ गए। बिपिन हा बताइस। काबर? माधव बाबू हा पूछिस। बिपिन ला लबारी बोले के आदत नहीं रहीस। ओहा अपन मन के सबो हाल ला बतातीस। बिपिन के बात ला सुन के माधव बाबू हंस पड़िस और हंसत हंसत कहिस, अरे बिपिन, तय फोकट दुखी होवत हस। कौन कहते कि तोर महतारी है गरीबिन है, ओकर तीर तो ऐसे रतन है जेन मोरो घर में नहीं है। मैं तो अपन महतारी में मर आज ले कोनो रतन ला नहीं देखे हो। बिपिन हा कहिस। बिपिन, तोला मोर बात में भरोसा नहीं होत, तय अपन महतारी ला पूछ लेबे। माधव बाबू कहिस। बिपिन हा माधव बाबू के गोठ ला सुन के घर कोती लौट गए। माधव बाबू के घर के आगू में खेल तमाशा होवत रहे। भीड़ हा सैमो सैमो करत रहीस। बिपिन हा सीधा अपन घर में खुसर गे। दाई दाई, बिपिन हा चिल्लाइस। काय बेटा? बिपिन के दाई कहिस। दाई, तोर मेर कैसन रतन है, महू ला दिखा दो। माधव बाबू हा कहत रहीस कि तोर महतारी तीर जैसन रतन है, वैसन रतन ओकरो घर में नहीं है। का ये बात हा सही है दाई? हाँ बेटा, मोर मेर जैसन रतन है माधव बाबू के घर में घलो नहीं है। देखा तो महू देखा तो है रतन ला। आ बेटा, मोर तीरा। बिपिन के दाई हा बिपिन ला अपन तीर बलाइस। जब बिपिन हा अपन महतारी तीर पहुँच गए त ओकर दाई हा ओला काबा भर पोटार के अपन हृदय ले लगा लिस और कहिस, बेटा, तही मोर रतन हस, मोर खजाना हस। दाई दादा पर संतान ले बढ़के कोनो रतन नहीं होए। संतान हा दाई दादा के जिंदगी ला रतन बरोबर चमकाथे। बिपिन ला पहली तो बड़ अचरज होइस, फिर पाछू ओहा ये बात ला समझ गए। बिपिन हा पढ़ लिख के बहुत बड़ साहब बन गए। फिर 30 बरिस पहली के घटना ला
ओह आजो सुरता करते। फिर क्या होता है कि माधव बाबू जो है उसके पीछे खड़े रहते हैं और वो माधव बाबू को देख करके उनसे की अचरज में पड़ जाता है कि यहाँ पर माधव बाबू कैसे आ गए। तब उसने पूछा कि वह दुखी क्यों है। कौन पूछा? माधव बाबू ने। तब बिपिन ने उसे अपने मन की गरीबी की बात बताई, यानी कि बिपिन को जो है कि उल्टा सीधा बात करने नहीं आता था। बिपिन जो है सीधा सीधा माधव बाबू को बता देता है कि उनके मन की गरीबी की बात जो है बता देता है कि उसके मन में यही बात चल रही है कि हम लोग गरीब हैं। तब माधव बाबू ने कहा कि कौन कहता है कि तुम्हारी माँ गरीब है? उसके पास तो ऐसा रतन है जो कि बहुत ही बहुमूल्य रतन है, जैसा मेरे पास भी नहीं है। बिपिन कहता है लेकिन मैंने तो माँ के पास आज तक ऐसा कोई रतन नहीं देखा, ऐसा कोई भी हीरा नहीं देखा। तब माधव बाबू ने कहा कि घर जाकर अपनी माँ से रतन के बारे में पूछ लो। अब जो है बिपिन क्या करता है कि माधव बाबू की बात सुनकर उसको बहुत आश्चर्य होता है और वो अपने घर वापस लौटकर आता है और माँ माँ कहकर चिल्लाने लगता है। वह सीधा अपने घर में घुसता है और अपनी माँ से पूछा कि उसके पास ऐसा कौन सा रतन है। माँ, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रतन है जिसे वह आज तक नहीं देखा है। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मेरे पास एक ऐसा रतन है जैसा कि माधव बाबू के घर में भी नहीं है। बिपिन ने फिर पूछा कि मुझे दिखाओ, कहाँ है वो रतन। तब उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी बाहों में भरकर गोदी में बिठाकर कहा कि तू ही तो मेरा अनमोल रतन है, तू ही तो मेरा खजाना है। माँ बाप के लिए संतान यानी कि बेटी बेटा से बढ़कर कोई भी खजाना नहीं होता है, कोई भी रतन नहीं होता है, कोई भी हीरा नहीं होता है। संतान ही माँ बाप की ज़िंदगी की सबसे पहली रतन होती है और यही रतन के समान चमकते हैं। तो अच्छे कर्मों से उनका नाम रोशन करते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है कि बिपिन जो है धीरे धीरे पढ़ लिख करके, उसकी माँ के पास इतना ताकत नहीं रहता है लेकिन फिर भी उसको धीरे धीरे पढ़ाती है वो जैसे तैसे करके। और एक दिन बिपिन पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। तब वो 30 वर्ष के बाद, जब वो 30 वर्ष का हो जाता है और 30 वर्ष के बाद जो है उसको पहले की वह घटना याद आने लगती है जो घटना उसके साथ घटी थी, यानी कि उस कितनी गरीबी में वो पला बढ़ा था और किस तरीके से उसको अपने आगे बढ़ने के लिए जो है किस तरीके से माँ उसकी मदद करती है, किस तरीके से उसको पाल पोस करके बड़ा करती है और उसको पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका महतारी के रत्न यानी माँ का पुत्र, माँ का हीरा। तो ये कहानी था, यानी कि इसमें क्या है कि माँ के लिए सबसे बड़ा हीरा क्या होता है? उसका बच्चा होता है, उसका संतान होता है, उसके बेटी बेटा होते हैं। माँ के लिए हीरे जवाहरात जो हैं, हीरे मोती सोना चांदी जो है, उसके लिए कोई रत्न नहीं होते हैं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा रत्न होता है उसका बच्चा। अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए वो क्या करती है? हर दुख को सहने के लिए तैयार रहती है। तो इसी तरीके से जब माँ एक बच्चे के लिए इतना कर सकती है, तो जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं तो बच्चों को भी उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए? अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अगर माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा करती है और इतना दुख उठाती है, तो हमें समय आने पर हम बच्चों को भी क्या करना चाहिए? अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और उनकी मदद, कहते हैं ना कि माँ का कर्ज जो है कभी कोई नहीं चुका सका है और न कभी चुका सकेगा, लेकिन हम उनकी सेवा ज़रूर कर सकते हैं। सेवा करके उससे हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है। तो इसलिए माँ बाप को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उनको भगवान के समान जो है मानना चाहिए। हालांकि सब जानते हैं कि भगवान से पहले भी माँ बाप को ही माना जाता है, पूजा जाता है।
भगवान भी कहते हैं कि माँ बाप सबसे पहले हैं। तो इसलिए बच्चों माँ बाप की सेवा हमेशा करनी चाहिए। ये है आपका 9 पाठ जो कि यहाँ पर समाप्त होता है।